वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल देता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर मशवरे देता हूं, आपकी रहनुमाई करता हूं, आपको एडवाइस देता हूं। आपका भी कोई मसला हो, आपकी भी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है, तो आप भी इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर अभी आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप कॉल मिला सकते हैं, लाइन मिला सकते हैं। जब आपकी कॉल मिल जाए तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, ताकि आपकी आवाज़ हम क्लियरली सुन सकें। दूसरी बात यह कि आप पहले से सोच लिया करें कि आपने क्या सवाल पूछना है, चूँकि इस प्रोग्राम में हम आपको एक आध सवाल का ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी बात सुन सकें। तीसरी बात यह है कि हमेशा कोई केस करने से पहले या कोई एप्लीकेशन देने से पहले किसी अच्छे वकील से ज़रूर मशवरा कर लिया करें, जो कि आपकी पूरी बात सुन के आपको एडवाइस कर सके। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कमेंट्री से बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे सवाल पूछना था कि मेरी 20 ईयर रेजिडेंसी की एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी, अभी 8 महीने हो गए हैं और कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। आपके बायोमेट्रिक्स हो गए हैं? बायोमेट्रिक्स मेरे हो गए 7 महीने पहले। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर 7-8 महीने ऐसी एप्लीकेशन में लग जाते हैं। इमिग्रेशन वाले तो कहते हैं 6 महीने लगेंगे, लेकिन 8-9 महीने इसमें लग सकते हैं। तो अगर आपके 7 महीने हो गए, इसका मतलब है ज़ाहिर में 2-3 महीने और लग सकते हैं। तो आप ऐसा करें, होम अफसर को रिमाइंडर भेजना शुरू कर दें, चूँकि जो बायोमेट्रिक्स वो हो गए, अभी आप क्यू में हैं। तो अगर आपके पास सारा प्रूफ वगैरह, पेपर वगैरह सारे हैं कि आप उस क्वालिफाई करते हैं, तो आप हम उसको पुश करना शुरू कर दें, आपके केस का जल्दी फैसला करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल पूछना था कि मैं जो अपनी मेरी जो मिसेज है यूरोपियन है, वो मेरी वालदा को बुलाना चाह रही है यहाँ पे ना। तो हमारे पास सब प्रूफ है, लेकिन वो जो वेस्टर्न यूनियन की स्लिप्स हैं वो अभी तक हमें आई नहीं है, वसूल नहीं हुई है। तो प्लीज काइंडली बता देंगे, मतलब ये कितना क्या कुछ हमें चाहिए होगा, ये कितना टाइम लग जाएगा, ये पॉसिबल है या नहीं? तो कैसे उनको क्यों बुलाना चाहती हैं, आपकी मम्मी को? जी मेरी वाइफ है, वो यूरोपियन है सर यहाँ पे, तो वो मेरी मम्मी को स्पॉन्सर करना चाह रही है ना पाकिस्तान में। कैसे, हॉलीडेज के लिए कैसे? पहले तो विजिट के लिए, फिर उसके बाद जो इंशाल्लाह ताला वो जो होगा आगे सोचेंगे क्या करना। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप स्पॉन्सर करके तो देखें क्या करते हैं इमिग्रेशन वाले, चूँकि आमतौर पर यही होता है कि अगर पेरेंट्स को आप बुलाते हैं तो फिर लोग यहाँ से स्टेटस चेंज कर लेते हैं या चेंज करने की दरख्वास्त दे देते हैं। इस वजह से इमिग्रेशन वाले वहाँ पर खासे मोहतात होते हैं ऐसी एप्लीकेशन देने में, चूँकि वो समझते हैं कि यूके जाकर सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल लेंगे। इस वजह से विजिट इनकी नीयत नहीं है। तो ये चीज़ देखकर अक्सर औक़ात जो यूरोपियन के पेरेंट्स की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो बहरहाल आप स्पॉन्सर करके देख लें, तो देखें उसका क्या जवाब आता है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपनी मिसेज के लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना था। मैंने ये सिर्फ पता करना है कि क्या मैं इधर से एप्लीकेशन डाल सकता हूँ या मुझे पाकिस्तान से डालनी पड़ेगी, प्लीज़। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ये बहुत पहले कानून चेंज हो गया था कि पाकिस्तान से अब कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकता है। बहुत पहले कानून चेंज हो गया था, तो अब तो होती ही नहीं पाकिस्तान से एप्लीकेशन, आपको यहीं से अप्लाई करना होता है। तो वाइफ का सिर्फ आप जितने भी उनसे ओरिजिनल पेपर हैं, पासपोर्ट को छोड़कर वो आप यहाँ मंगवा लें और यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी अब ये भी सहूलत है कि अगर आप चाहें तो आप प्रीमियम सर्विस गवर्नमेंट एक निकाली है, उसमें भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें होम ऑफिस वाले कहते हैं कि विद इन 7 to 9 डेज केस का फैसला कर देते हैं। तो बहरहाल एप्लीकेशन अब यहीं से आपको करना होगी, पाकिस्तान से सिलसिला खत्म हो चुका है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो आज हमने न्यूज़ सुनी है, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन वाले जो 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं उनको हम परमानेंट कर देंगे। तो मैंने ये पूछना था कि अगर इस तरह का कोई निकलता है तो उसमें सिर्फ यूरोपीय यूनियन वाले ही होंगे या नॉन यूरोपियन भी, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे से इस चीज का वेट कर रहे थे। तो ऐसे कोई चांस है कि सिर्फ यूरोपीय वाले ही होंगे? ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज बता दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें काफ़ी अरसे से प्रपोजल चल रही थी, जो ये पिछले साल यूके यूरोप से निकला तो इसमें काफ़ी सारी प्रपोजल पे गौर हो रहा था। एक यही कह रहे थे कि अगर फर्ज करें यूके यूरोप से तो निकल जाता है, उसके बाद यहाँ पे 30 लाख जो 30 लाख यूरोपियन है, इनका क्या बनेगा? इनसे जो हम मसले फ़ी लेते हैं वो ज़्यादा नहीं ले सकते, 65 पाउंड लेते हैं। वो कहते हैं अगर इनको स्टे ना दिया तो इसमें ये होगा कि इनको 5 साल के तक ये लटके रहेंगे और 5 साल तक 30 लाख लोगों को डील करना और 65 पाउंड की फ़ी में होम ऑफिस के लिए पॉसिबल नहीं होगा, उनके लिए मिलियंस में नुकसान होगा। इस वजह से ये प्रपोजल थी कि एक एमनेस्टी निकाल दी जाए और उसमें कहा जाए कि जो यूरोपियन यूके में इतने अरसे से रह रहे हैं उनको एमनेस्टी के ज़रिए इंडेफिनिट स्टे दे दी जाए। चूँकि जो 30 लाख लोग यूरोपियन
स्टूडेंट यूके में रहे हैं उसमें से 20 लाख ऐसे हैं जो कि बेनिफिट्स के ऊपर हैं और जो कि बच्चों के साथ रह रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर कल कानून चेंज भी कर लेते हैं यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चूँकि इंसानी हकूक़ हैं, फिर उनकी अपनी नेशनलिटीज़ हैं जो यूरोप के नेशनलिटीज़ हैं, उनके सिटीज़न को यहाँ से निकालना ये काफ़ी बड़ा मसला था। इस वजह से इसी बात पर गौर हो रहा है कि कोई एमनेस्टी निकाली जाए। अब जब इनकी एमनेस्टी निकली तो काफ़ी अरसे से दूसरों की एमनेस्टी भी पेंडिंग है, चूँकि पिछले 11 साल से कोई एमनेस्टी नहीं निकली है। इससे पहले यूके में हर 5 साल के बाद 6 साल के बाद एमनेस्टी निकलती रही है, पूरे यूरोप में हर 5-6 साल के बाद एमनेस्टी निकलती रही है। यूके में पिछली जो एमनेस्टी थी वो 2011 में निकलनी थी प्रिंसिपली, लेकिन 2010 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आ गई थी, फिर उन्होंने 11 में एमनेस्टी नहीं निकाली। फिर 11 के बाद अब 15-16 में न्यू एमनेस्टी भी निकलनी थी, ये भी उन्होंने नहीं निकाली। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि ऐसी एमनेस्टी निकाली जाए। तो हो सकता है कि जब यूरोपियन के बारे में कोई ऐलान करें तो इसके बारे में भी ऐलान करें। एक तो ये है, दूसरी बात ये भी है कि अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर यहाँ चली जाती हैं, जैसे इनके पे दबाव है, इनके जगह जो दूसरा आदमी आएगा तो वो बोरिस जॉनसन है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि चूँकि अगर वो आ जाता है तो वो पहले कई दफ़ा ऐलान कर चुका है कि एमनेस्टी निकाली जाए, तो फिर शायद कोई ना कोई एमनेस्टी निकले। बहरहाल वेट करें, फ्यू वीक्स में हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे आगे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं अप्लाई किया सी डिस्कशन दी वास्ते ते वो एक्सटेंड होना कर दिता, लेकिन मेरे दो बच्चों का नाम जो ना वो थोड़ा जहा मिसटेक हो गई है, तो वो वास्ते हुण मैनू दोबारा उन्होंने कार्ड वापस भेजना पैना ते नाल फीस भी भेजनी पैनी। मिसटेक उन्हें कोलों होई कि तुसें कोलों होई है? जी उन्होंने को होई है, असीं ते पासपोर्ट नाल भेजे सन। नहीं, जिहड़ी तुसीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कीता सा उस विच के नाम लिखिया सी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ जो पासपोर्ट ਤੇ लिखा। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। पहली गल है कि अगर तै गलती होम ऑफिस ਤੋਂ ਹੋਈ है फिर ਤੁਹਾਡੀ कोई फीस नहीं होएगी, तो जिथों बायोमैट्रिक्स कार्ड ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ डिसीजन किया उसको वापस भेज दो कि जी इस गलती हुई है। लेकिन पहले मेक श्योर कर लियो कि गलती वाकई उन्हें तो हुई है, तुसें तो नहीं हुई है। चूँकि तुसी पासपोर्ट देख लियो, देखो पासपोर्ट पर स्पैलिंग सही लिखे, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म से कंप्लीट किया उससे अगर सही स्पैलिंग लिखे होम ऑफिस की गलती है वो तुहानू करैक्शन करके दे देंगे। उन्होंने जितना जल्दी हो सके वापस रिकॉर्ड डिलीवरी करके भेज दियो, नाल एक्सप्लेनेशन दे दियो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम। सर आपसे मेरी हुई थी बात पिछले वीक में कि मैंने वो अभी असैलम लिया है फरवरी में, तो वो डायरेक्ट होम ऑफिस ने ही कर दिया था मेरा। तो एक मेरी बेटी है जो पाकिस्तान में है, अनमैरिड है, 18 साल से ऊपर उसकी एज है, तो आपने कहा था कि उसके लिए मैं फौरी तौर पर अप्लाई कर दूं, तो वो आया मुझे इधर से अप्लाई करना पड़ेगा या पाकिस्तान से अप्लाई करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान से होगी, क्योंकि अभी यहाँ से जो एप्लीकेशन उन्होंने शुरू की है वो स्पाउस की शुरू की है पहले स्टेज पे, कि अगर कोई बीवी को बुलाना चाहे, बीवी बच्चों को वो बुलाना चाहे, यानी बीवी के साथ बच्चों को बुलाना चाहे, वो यहाँ से एप्लीकेशन होती है। तो आपकी पाकिस्तान से एप्लीकेशन होगी, तो उसके बाद देखें उसका क्या फ़ैसला करते हैं। वैसे असाइलम सीकर्स के बारे में काफ़ी सारा गवर्नमेंट का रवैया है जो काफ़ी सख्त हो गया है। तो कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी बात करें। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें ताकि आपकी आवाज़ हमें आसानी से सुनाई दी जा सके। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे को एक सवाल पूछना था। जी जी वो मैं ऑन एयर हूँ क्या अभी? जी अभी ऑन एयर हूँ क्या? जी हाँ ऑन एयर हैं, फरमाइए। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था कि मैं अभी ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैंने अभी सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे 62,500 और मेरे हस्बैंड को बुलाना है, लेकिन अभी 2 महीना हुआ है, लेकिन मैंने एक साथ से 20,000 पाउंड ऐसे जोड़ के रखे थे, लेकिन अभी मैंने मेरे ज्वेलरी वगैरह कुछ बेच के ऐसे रखे हैं मैंने अकाउंट में पैसे। तो अभी मैं वो, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे गोल्ड बेचा है, लेकिन अभी उसकी रसीद नहीं है मेरे पास में। लेकिन अभी 3 महीने से मैंने रखा है और 3 महीने तक मेरे को रखना है। 6 कितने पैसे बैंक में रखे हैं? 63,000। कितने? 63,000। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं अभी उस पे बुला सकती हूँ? वो लोग पूछेंगे तो नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या है, और वहाँ से अगर मैं बुलाऊंगी तो क्या मेरे शोहर को IELTS करना जरूरी है, नहीं है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया।
मैं आपका सवाल समझ गया, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो एक कानून है कि अगर कोई काम ना कर रहा हो तो उसके पास 62,500 पाउंड से ज़्यादा की सेविंग हो पिछले 6 महीने से, अपने हस्बैंड को बुला सकता है। पहली बात ये कि वो ये पैसे आपके अपने पैसे हों तो दिखाने के लिए कहीं से ना लिए हों, इस वजह से इमिग्रेशन वाले बिल्कुल आपसे पूछेंगे ये पैसा कहाँ से लाया है। तो अगर इस तरह बैंक में पैसे आ जाएँ जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, तो इसमें पुलिस पकड़ भी सकती है, आपके पैसे भी जब्त हो सकते हैं। तो ये किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें कि ये पैसे आपने कहाँ से लाए। दूसरी बात, यहाँ इसका प्रूफ ज़रूर पूछेंगे कहाँ से लाएं। अगर जेन्युइनली आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने, जैसे बाप होता है या भाई होता है, बाकी तो कोई किसी को नहीं पैसे देता, यही माँ बाप दे सकते हैं। अगर माँ बाप ने अपने से किसी ने गिफ्ट किया या भाई ने, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर किसी और दूर के रिश्तेदार ने किया तो इमिग्रेशन वाले बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है दूर के रिश्तेदार तो उधार नहीं देते हैं, तो 62,500 पाउंड आपको कौन देगा। तो ये मेक श्योर कर लें कि रकम जेन्युइन तरीके से आपके बैंक में आई हो और गिफ्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका हस्बैंड अगर आना चाहेगा तो उसको इंग्लिश टेस्ट ज़रूर पास करना पड़ेगा। कल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैंने पूछना है कि मेरा बेटा हमारा जो है वो वीज़ा अप्लाई हुआ है। मेरा हस्बैंड और उनकी जो बेटी जो मेरी है उसके पास ऑलरेडी पासपोर्ट रेड है। तो नवंबर में वीज़ा अप्लाई हुआ था, तो अक्टूबर में 15 डेज पर हमारे बायोमेट्रिक्स भी हो गई थी। अब 7 मंथ कम्प्लीट हो गए हैं ये इस 15 को, तो 7 मंथ कम्प्लीट हो गए, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने तो क्या अप्लाई किया है? जी आपने क्या अप्लाई किया था? जी एक्सटेंशन अप्लाई की है, दूसरी एक्सटेंशन। जी एक्सटेंशन यहाँ से अप्लाई किया है? जी जी। तो आपने अपनी एक्सटेंशन अप्लाई किया है? जी मेरे और मेरे बेटे की, मेरा बेटा पाकिस्तान में हुआ था। तो आप वीज़ा लेकर यूके में आई थी? जी 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 जी। तो आपने यहाँ से फिर सेम डे पे जाकर अप्लाई क्यों नहीं किया? जी क्या कह रहे हैं? आपने उसी दिन भी आप जाकर प्रीमियम सर्विस पे एक्सटेंशन करवा सकती थी, आपने खुद क्यों नहीं करवाया उसी दिन जाकर? जी मैं जब आई हूँ तो 2.5 साल की हमें वहाँ से वीजा मिला, मुझे और मेरे बेटे को। 2.5 साल का मिला था? तभी आपने दोबारा अप्लाई किया है? जी 2 साल 9 मंथ करीब। तो अभी 7 साल हो गए आपको? जी अब 7 महीने हो गए हैं मुझे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो आदमी शादी करके यहाँ आए ना, उसको 2.5 साल का स्टे पाकिस्तान से मिलता है। यहाँ पे जब उसका वीज़ा ख़त्म होने लगता है तो वो यहाँ पे सेम डे पे जाकर 2.5 साल की एक्सटेंशन ले सकता है, या इंडेफिनिट स्टे जब 5 साल के बाद वो भी ले सकता है सेम डे में। आपके सामने दोनों ऑप्शन थे कि आप सेम डे में जाएँ या कि मेल में वेट करें। तो आपने सेम डे में नहीं गई, आपने खुद चूज़ किया कि मैं मेल के थ्रू अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मेल में 8-9 महीने लग जाते हैं, तो अगर 7 महीने हो गए इसका मतलब महीना 2 महीने और लग सकते हैं। तो इसको आप वेट करें 1-2 महीने में, और शायद वो लेंगे तो फिर आपको 2.5 साल की और एक्सटेंशन दे देंगी, अगर आपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी पूरी की हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी अमीन बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी एक सवाल था कि मैं यहाँ पर अपनी बीवी के साथ डिस्क्रिशनरी लीव जो 6 साल की थी उस पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बच्चा है वो आयरलैंड में है, और उसके पास वहां पर उसने यूरोपियन लड़की से शादी की है, और अब उसको वहां पर 5 साल का वीजा मिल गया है। तो मैं उसको किसी तौर पर यूके में बुला सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप तो नहीं बुला सकते हैं। अलबत्ता अगर उसकी शादी किसी यूरोपियन से आयरलैंड में हुई है तो उसको वहाँ पे 5 साल की परमिशन मिली है। अगर उसकी बीवी यूके में आ जाती है और वो भी साथ आ जाता है और उसकी बीवी यूके में काम करना शुरू करती है तो वो यहीं से अपना स्टेटस चेंज कर लेगा। तो इसका यही तरीका है कि पहले विजिटर वहाँ से वीज़ा लेकर तो यूके में आए बीवी के साथ, और यहाँ उसको 6 महीने का वीज़ा होगा। इन 6 महीने में अगर उसकी बीवी यहाँ पर मिसेज काम करना शुरू कर देती है फुल टाइम, तो वो यहीं से अपना वीज़ा चेंज कर सकेगा। आप उसको नहीं बुला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जनाब छोटा क्वेश्चन ही करना खाली। जी बिल्कुल। आज वज़ीर आज़म ऐलान किया यूरोपियन वास्ते 3 लाख ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ यूरोपियन ही असां। जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ यूरोपियन ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਊ ਵੀਕਸ के इस बारे कोई ना कोई डिस्कशन होएगी तो फिर फ्यू वीक्स पता चलेगा कि बाकी लोगों के बारे कोई एमनेस्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यूरोपियन के बारे कर रहे हैं। पहले भी इसी प्रोग्राम के असें काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है। कल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर जी। जी मैंने एक सवाल पूछना था। मैंने 4 मंथ पहले मैरिज का केस लगाया था। ठीक है। तो उन्होंने मेरी फाइल अभी वापस भेजी थी, कहते आपकी फाइल इनवैलिड है। ठीक है। तो पासपोर्ट साथ में नहीं भेजा, पर जब मेरी इंटरव्यू हुई थी पासपोर्ट तो मेरा इंटरव्यू वालों ने उधर ले लिया था। तो अभी मैंने फिर वो फाइल दोबारा वापस भेजी है, रिक्वेस्ट की है कि हमारा पासपोर्ट तो आपके पास है।
तो मेरे को ये बताइए, और फीस भी उन्होंने मेरी NHS की वापस कर दी थी। उससे पहले आपका लीगल स्टेटस क्या था ये एप्लीकेशन करने से पहले? मैं इलीगल था इधर। मैंने आपने कौन सा फॉर्म कंप्लीट किया था? मेरे को पता है, मैंने सॉलिसिटर के साथ, मेरे सॉलिसिटर ने किया था क्योंकि मैंने मैरिज का केस लगाया है। तो अभी आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है, जो उन्होंने मेरी फाइल वापस भेजी है तो कहते हैं इनवैलिड नहीं है क्योंकि पासपोर्ट नहीं है साथ में। पासपोर्ट तो मेरा इंटरव्यू वालों ने ले लिया था और मेरे को मैरिज की परमिशन दी थी उन्होंने। ठीक है, तो हमने फाइल अभी दोबारा भेज दी है, फीस भी पे कर दी है। तो हेल्थ चार्ज भी दोबारा पे किया कि नहीं? हाँ जी, सारी फीस पे कर दी है अभी। अभी मेरे को दोबारा क्यू में तो नहीं डालेंगे? मैंने ये पूछना था कि वही टाइम से स्टार्ट करेंगे। हमने रिक्वेस्ट की है उनके पास कि हमारा दोबारा से वो। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि जब आपने एप्लीकेशन भेजते हैं तो पहले उनको पासपोर्ट साथ देना पड़ता है कि हर हालत में वकील की ड्यूटी है कि वो उन पासपोर्ट साथ भेजे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं हो, पहले होम ऑफिस के पास हो, वो फिर एप्लीकेशन फार्म के साथ लिखना पड़ता है कि पासपोर्ट आपके पास है, लिहाजा वापस नहीं आएगा। लिहाजा इस वजह से वो वापस नहीं भेजते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट नहीं था, आपने लिखा भी नहीं था, इस वजह से उन्होंने केस वापस भेज दिया। अब आपका केस जब उनको मिलेगा एक नए क्यू में जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैरिज की बेस पे यहाँ गारंटी नहीं होती कि आपको यहाँ से स्टे मिले। जिस आदमी के पास लीव टू रिमेन हो, जैसे को स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हो, उसकी 18,600 की शर्त पूरी हो रही हो, इंग्लिश टेस्ट पास किया हो, तो उसमें तो गारंटी होती है यहाँ से वीज़ा मिल जाए मैरिज का। लेकिन जिस आदमी के पास वीज़ा ना हो तो उसकी यहाँ से गारंटी नहीं होती है। तो लिहाजा इसको आप चलने दीजिए, जितनी ज़्यादा देर लगे इतना ज़्यादा अच्छा है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हाँ, मेरा नाम सैम है। हमने FLRS की SP के लिए अप्लाई किया था और हमारे फर्स्ट टेबल में हियरिंग थी तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। तो अब नेक्स्ट क्या होगा वो पता नहीं है। उन्होंने कब रिजेक्ट की? लास्ट वीक रिजेक्ट की और हमने अपर में अप्लाई कर दिए। वो उन्होंने बोला आप अपर कोर्ट में अप्लाई करो। तो आपने किस बेस पे अप्लाई किया था? FLRS पे किया था। मेरी वाइफ ब्रिटिश थी और मैं यहाँ हमने शादी की थी, उस बेस पे अप्लाई किया था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि जो आदमी जिसके पास लीव टू रिमेन ना हो, वो अगर शादी करके अप्लाई करे तो इसमें गारंटी नहीं होती है कि उसको यहाँ से स्टे मिले। यही वजह है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, तो फर्स्ट ट्राइब्यूनल ने भी डिसमिस कर दिया है। अब यही है कि आप अपर ट्राइब्यूनल में अप्लाई करेंगे, अपर ट्राइब्यूनल वाले फैसला हाँ या ना में करेंगे। अगर वो ना में करेंगे तो फिर आप इसको आगे हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकेंगे। लेकिन आपके केस में मर्जी के ऊपर होता है, डिस्कशन होती है होम ऑफिस की या जज की, आपको स्टे दे, लीगली वो पाबंद नहीं होते हैं। अगर आपके पास लीव टू रिमेन होती है और रिक्वायरमेंट्स पूरी करते शादी से पहले, एप्लीकेशन करने से पहले, फिर तो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन आपके केस में जस्ट वेट करें और ह्यूमन राइट्स में इसको फाइट करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन जो है कि मेरी बेटी अभी 5 साल की होगी। अभी जो न्यू रूल आया ना हाई कोर्ट ने किया है गुरुपाल ने, उसके बारे में पूछना था कि हमने इसका इंडियन पासपोर्ट नहीं बनाया है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, ऐसा कोई कानून नहीं है। लोग वैसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। 5 साल का कोई कानून नहीं है, नहीं ऐसा कोई कानून था, नहीं ऐसा कानून को होगा। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा निकाला जाए। तो एक कानून सिर्फ वो एक बच्चों का एक कानून था कि अगर कोई बच्चा हो जिसका ना माँ हो ना बाप हो और जिसकी कोई अपनी नेशनलिटी ना हो, वो अगर कहीं सोशल सर्विसेज वगैरह को मिले तो वो अगर बच्चा 5 साल पूरे कर ले तो फिर सोशल सर्विसेज वाले उसके ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो भी बच्चा पैदा होता है जिसकी माँ इंडियन है, जिसकी माँ पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, उसको माँ से नेशनलिटी मिलती है। उसकी ऑटोमेटिकली बाय बर्थ ही नेशनलिटी या इंडियन होती है या पाकिस्तानी होती है, बांग्लादेशी होती है या जो भी उसकी माँ की नेशनलिटी होती है। तो ये वैसे ही एक वो मत समझे कि एक ड्रामा लगाया हुआ है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। तो आप बिल्कुल मोहतात रहें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो भाई, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ। ਫਸਟ ਆਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੀਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦਿਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ? यूरोपियन ਦੀ PR ਲਈ ਸੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ? 11 ਵੀਕ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਸੀ ਵਾਈਫ ਦਾ? 11 ਵੀਕਸ ਵਿਦ ਥਰੂ ਦ 5 ਇਅਰਸ। ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ
जदों होम अफसर ने केस रिफ्यूज़ किया उन्हें सही केस रिफ्यूज़ किया कि अगर ताड़ी वाइफ 5 साल कंटिन्यूसली काम नहीं किया हुआ तुसी इंटाइटल PR दे वास्ते नहीं हो। पहली गल ये है। दूजी गल है कि अगर केस ताड़ा रिफ्यूज़ हो गया सी अपील नहीं सी करनी चाहिए, क्योंकि अपील ही तुहानू साल 1.5 साल होर ज़ाया होया तो ताड़ी अपील भी डिसमिस हो गई है। अगे अपर ट्रिब्यूनल विचों या अगों भी कोई ज़्यादा चांसिस नहीं ने। ज़्यादा बेहतर है कि तुम इमीडिएटली चूँकि ताड़ी वाइफ काम करी 5 ईयर की होर एक्सटेंशन लै लियो, ये ताड़े वास्ते बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर ये हुण नहीं करोगे तो UK एक बार यूरोप चो निकल आया फिर ताड़े वास्ते पॉसिबिलिटी नहीं होएगी कि तुहानू PR या इवन मैरिज नहीं बेसते। अगर ताड़ी वाइफ इत्थे रहनी भी है फिर वो ताड़े ते 18,600 का कानून लागू होएगा। तो तुसी जितना जल्दी हो सकता है तो अगे अपील करने के बजाय एक्सटेंशन के वास्ते अप्लाई करो, तुहानू 5 साल का स्टे मिल जाएगा ईजीली। उस तो बाद तुसी देखो कि तुसें क्या करना है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी असल में। मुझे सवाल एक और पूछना था आपसे कि मेरी 20 ईयर एप्लीकेशन अगर सक्सेसफुल होती है तो मुझे वो आया फुल इंडेफिनिट देंगे या फिर वो 10 साल के 4 वीजे देंगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। वो अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो वही 2.5 साल का आपको 4 साल का वो देते हैं। ये भी उन्होंने ड्रामा बना रखा है कि 20 साल को पूरे करे उसके बाद 2.5 साल का 4 बार देते हैं। जब 30 साल पूरे करे तो फिर उसको इंडेफिनिट स्टे मिलता है। लेकिन ये 2012 में इस गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया था, 12 में इसको 14 से करके 20 साल का दिया था। उससे पहले इंडेफिनिट स्टे मिलता था, लेकिन अब वो 2.5 साल का किसी को दे भी तो 4 दफ़ा देते हैं 2.5 साल का। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो जी आप टीवी की आवाज़ कम कर दें। जी एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं तो ये बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मैंने इधर शादी की थी तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे 5 साल का वीज़ा दिया था। ठीक है। ठीक है। अभी मैं वाइफ के साथ नहीं रह रहा, अभी मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को मेरी को 3 साल हो गए हैं। तो आपके वाइफ ने पिछले 3 साल में काम किया है? जी 3 साल में उन्होंने काम 1 साल तक ही किया है उन्होंने। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से मिलकर मशवरा कर रहे हैं कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, चूँकि एक छोटा सा कानून है, एक कानून है कि अगर आपने 3 साल शादी के गुजर चुके हैं तो आपकी मिसेज ने यहाँ पे काम किया है तो आप इकट्ठे रहते रहें तो फिर तो आप अप्लाई कर सकेंगे अपने राइट के ऊपर, वो बेहतर रहेगा। बच्चों के बेस पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको काम की परमिशन नहीं मिलती है। बच्चों के बेस पे आप अप्लाई तो कर सकेंगे तो परमिशन दे देंगे, लेकिन उसमें काम की परमिशन नहीं होगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि ये सारे पेपर इकट्ठे करें कि आपकी मिसेज ने एग्जैक्टली कितना अर्सा फुल टाइम काम किया, फिर किसी वकील को जाकर पेपर दिखाएं और उनसे आप एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। मैं अपनी खाला को जो है यहाँ पे विजिट पे बुलाना चाह रहा था, तो उसकी क्या जो है कार्रवाई रहेगी, कैसे प्रोसीजर रहेगा उसका, उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। तो उनकी एज कितनी है खाला की? अराउंड 50 है। तो उनके बच्चे हैं अपने कंट्री में? उनके बच्चे 3-4 बच्चे हैं उनके। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यंग अनमैरिड को तो वीज़ा नहीं देते हैं, लेकिन आपकी खाला की अगर उम्र 50 साल है, बच्चे 2-3 हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है उन्हें वीज़ा दे देंगे। तो आप किसी वकील के पास जाकर एक स्पॉन्सरशिप लेटर है तो वो बनवाना है, और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे बनाकर उनको भेज दें, वो फिर अपने कंट्री से अप्लाई करेंगी तो होपफुली उनको वीज़ा मिल जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो जी। वालेकुम सलाम। मतलब मैं शौक बोल रहा हूँ, मैं फ्रेंच नेशनलाइज हूँ और 10 साल से इधर फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, दोनों के पास फ्रेंच पासपोर्ट है, क्या वो ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हैं? ये मेरा सवाल। आपने अपना रेजिडेंट परमिट लिया था? नहीं रेजिडेंट परमिट तो मेरे पास नहीं है। मैं कंटिन्यू काम कर। तो आपने फुल टाइम काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से? हाँ जी जी। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि आपसे गलती होगी, आपने रेजिडेंट परमिट लेना चाहिए था जो नहीं लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 10 साल से यूके में रह रहे हैं और फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके अपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसा कानून है कि अगर कोई यूरोपियन सिटीजन यूके में रह रहा है और पिछले 5 साल से काम कर रहा है वो परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप इमीडिएटली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि यूके यूरोप से निकल भी जाता है तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो ही आपको परमानेंट
परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है तो आपके बच्चे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो तीसरी बात यह कि अगर आपके बच्चे यूके में पैदा हुए और 10 साल पूरा कर ले कोई बच्चा, वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर दें, तो उसके बाद आपके बच्चे ऑटोमेटिकली तो नहीं लेकिन उनकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो नेशनलिटी के हकदार हो जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। ये फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, एक सवाल पूछना था आपसे जी। मेरा एक दोस्त जो इधर आया था करीबन 12-13 साल हुआ है, वर्क परमिट में आया था, 1 साल की वर्क परमिट में। अच्छा। तो वो इधर ही रह गया था, तो 5-6 साल पहले उसको एक बार पकड़ लिए थे। अच्छा। तो उसको साइन पे छोड़े तो वो साइन पे नहीं गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, अभी फिर से उसको पकड़ लिया है, 4-5 दिन हो गया है। अच्छा। तो मेरा सवाल ये था उसके लिए कुछ हो सकता है, कोई वकील वगैरह लेके गए तो कुछ कर सकते हैं परमानेंट स्टे के लिए या जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि अगर पहली दफ़ा वो पकड़ा गया था उसने कोई ना कोई केस कर लेना चाहिए था। पहली बात वो सेक्टर बेस्ड वर्क परमिट पे आया था जो कि आगे हो सकता था, लेकिन उसे नहीं आगे करवाया, किसी वजह से नहीं हो सका। फिर भी उसने अपने स्टे को रेगुलराइज करने के लिए कोई ना कोई केस करना था। लेकिन जब इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं और पहली दफ़ा पकड़ते हैं शायद साइनों पर लगा दें, लेकिन आदमी फिर भाग जाए तो दूसरी दफ़ा बहुत कम चांसेस होते हैं बाहर निकलने के। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें उसको 10-11 साल अगर हो गए तो आपकी ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की वो एप्लीकेशन करके फिर आप उसकी टेम्परेरी एडमिशन एक होता है या बेल एप्लीकेशन, फिर उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन पहले आप उसकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर देना चाहें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी मालिक साहब, मैं पूछना है भी एनएससी की फीस की नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੇਚ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 10 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਇਅਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ 200 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਈਅਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। अगर ताड़ी मिसिज है तो उसकी भी 500 पाउंड हेल्थ चार्ज लगेगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे और मेरे हस्बैंड को इस कंट्री में रहते हुए 10 साल हो गए हैं। हमारे बच्चे हैं 9 और 6 साल के। तो हमने फ्रेश क्लेम करवाया हुआ है, 3.5 साल हो गए हैं। तो 3.5 साल के बाद अब उन्होंने हमारे से 2 फोटोग्राफ्स मांगे हैं और बायोमेट्रिक्स मांगे हैं जो हमने दे दिए। तो बड़े बच्चे को कितना अरसा हो गया? बड़े बच्चे को? बड़े बच्चे इधर ही पैदा हुई है, उसको 8.5 साल की है वो। तो आपने 7 साल की बेस पे क्यों नहीं अप्लाई किया था? क्योंकि हमने उससे पहले वो 5 साल की थी तो हमने वो टेस्ट किया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें जी कानून यही है कि अगर आपका बच्चा यूके में 7 साल का हो जाता है तो आपको 7 साल के कानून के तहत न्यू एप्लीकेशन करना पड़ती है जिसकी फ़ी भरना पड़ती है। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होती है। तो आपसे गलती ये होगी कि जब बच्ची 7 साल की हो गई थी तो आपने न्यू एप्लीकेशन करना थी। अब पुरानी एप्लीकेशन का ये भी हो सकता है कि वो शायद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, पकड़ कर आपको वापस भेज दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ज़्यादा बेहतर है चूँकि बच्चे को 7 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो उसकी फ़ी भर करके तो आप एप्लीकेशन करें, उसमें आपके चांसेस हैं कि आपको परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी, आप टेलीफोन पे बात करें। मुझे लगता है कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी क्योंकि वो उनकी टीवी की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ टीवी की आवाज़ आप कम कर दिया करें। अगर आपकी टीवी की आवाज़ ज़्यादा होती है तो आपकी कॉल स्टूडियो वाले काट देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हाँ जी, एक्चुअली है ना ਅਸੀਂ ਪਤਾ 7 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ कोर्ट ऑफ अपील दे विच या हाई कोर्ट दे विच चैलेंज करना है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है जी, फरमाइए जी, आप बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब, मैं नासिर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। तो मैं 2013 से इधर रह रहा हूँ यूके में। ठीक है, स्पेन से आया हूँ। ठीक, अभी क्या पता करना है जी? तो मैंने 2014 में रेसिडेंस ना अप्लाई किया था, वो मुझे कार्ड मिल गया यहाँ का। अब मैं परमानेंट के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? तो अभी आप जब 5 साल कब से वो गिनेंगे? जब से मैं इधर से आया हूँ रह रहा हूँ, या जब मुझे कार्ड मिले वो 5 साल हो जाएंगे? आप काम कितने अरसे से कर रहे हैं? जब से मैं आया हूँ मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, स्टिल काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप फुल टाइम काम कंटिन्यू रखें तो देखें क्या होता है। जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया था इस प्रोग्राम में, पहले भी कुछ वीक पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक एमनेस्टी की बात भी चल रही है यूरोपियंस के बारे में, शायद कोई एमनेस्टी वगैरह निकाले, उसमें आप कवर हो जाएं। लेकिन जब आप यूके में आए थे वहाँ से रेजिडेंट परमिट आपके पास से आपको निकाल नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह कि जब आपको यूके में एंटर हुए थे, इस वक्त कानून यह है कि वहाँ से जब आप 5 साल पूरे करते हैं यूके में काम करते हुए, 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में कानून ज़ाहिर है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चेंज हो जाएगा। जो भी कोई न्यू चेंजेस आ जाएंगे हम इसी प्रोग्राम में आपको बता देंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये पूछना था फीस के बारे में, जो स्पाउस वीज़ा की कितनी फीस होगी? आपकी कहाँ पे वाइफ है? जी पाकिस्तान में। तो आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं? जी यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें 3 तरह की फ़ी लगती है। एक होती है जो बेसिक फ़ी होम ऑफिस वालों की है, वो है 1464 पाउंड। 1464 पाउंड वो है। उसके अलावा एक हेल्थ चार्ज उनको देना पड़ेगा, 600 पाउंड वो है। तो फिर उसके बाद अगर आप प्रीमियम सर्विस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी 551 पाउंड है। ये 3 तरह की फ़ी आपको पे करना पड़ेगी। लेकिन प्रीमियम सर्विस ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो 551 पाउंड चार्ज करते हैं, अगर ना अप्लाई करना चाहें तो ये फिर अप्लाई नहीं होती है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। ये फरमाइए क्या बात हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है वो था HSMP वीजा। ठीक है। तो उससे पहले जो है क्या कहते हैं मेरे 10 इयर्स पूरे हो गए, तो मैंने जो है वो लॉन्ग रेजिडेंसी पे डाल दिया। लेकिन मीनवाइल ये हुआ कि मेरी शादी हुई जब मेरे पास HSMP था, और मेरी बेगम के पास जो है डिपेंडेंट वीजा था HSMP का। तो जब मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी पे स्विच किया तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मिसेस को भी वो रीसेट पीरियड पे जाना पड़ा 5 इयर्स के। तो अब उन्होंने 2.5 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं, और पीछे उनके पास 4.5 साल कंप्लीट किए थे उन्होंने HSMP वीजे पे। तो मेरा सवाल ये है कि वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है या उन्हें मजीद एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उनको नहीं अप्लाई करना चाहिए था। एक दफ़ा जब उन्होंने आपको इंडेफिनिट स्टे मिल गया तो उनको साथ उन्होंने डिस्कशन लीव दे दी। जब उनको यूके में आए हुए HSMP का पीरियड और ये पीरियड मिलाकर 5 साल हो जाएं तो वो पर्पज़ ऑफ द रूल जो है वो पूरा कर जाती हैं तो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगी। तो मुझे लगता है उनको 5 साल यूके में एज ए डिपेंडेंट पूरे हो गए। तो अगर आप वो लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लेती हैं, इंग्लिश टेस्ट पास कर लेती हैं, तो आप सेम डे जाकर इंडेफिनिट स्टे के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा भाई यहाँ आया था सेंजन वीसा लेके, ठीक है, और बाद में यहाँ से वो इटली चला गया था, और वहाँ जाके अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज करके एप्लीकेशन किया था। ठीक है। अभी इटली का उसका कार्ड मिल गया है, पेपर वर्क, वो यूके में आना चाहता है। आप क्या समझते हैं? फिंगरप्रिंट उसने लिया था जी, इमिग्रेशन उसका फिंगरप्रिंट लिया होगा डेफिनेटली। वो 2 बार आया था संजन वीसा लेके और दोनों बार फिंगर ले लिया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। उसको वो ये करेंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो जो ही उनको पता चल गया कि इसने इटली में जाली नाम यूज़ किया था या दूसरा नाम यूज़ किया था तो उसको यूके आने का वीज़ा भी नहीं देंगे और 10 साल के लिए बैन भी कर देंगे। तो ज़ाहिर उसे गलत काम का गलत नतीजा होता है। तो बहरहाल वो अगर एप्लीकेशन करता है तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगी और 10 ईयर्स की बैन भी उस पर लग जाएगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी, आप बात करें। हेलो जी, आप टीवी की आवाज़ कम कर दें।
हाँ जी, हेलो जी। जी मलिक जी, मैं बलविंदर बोल रही हूँ। जी बलविंदर जी। हाँ जी, मुझे आपसे मशवरा लेना था। एक्चुअली हम 2009 में आए थे एज ए स्टूडेंट वीजा, मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक है। उसके बाद 2009 से मेरा वीजा चलता आ रहा था एज ए स्टूडेंट वीजा। इस ईयर 18 जुलाई को हमारा वीजा फिनिश हो रहा है। तो मेरी बेटी 2010 में हुई थी यहाँ पर ही। वो कब पैदा हुई थी, किस मंथ में? हाँ जी, वो किस मंथ में पैदा हुई थी? वो नवंबर 2010 में, 2 नवंबर। तो आपका वीजा कब खत्म हो रहा है? 18 जुलाई। तो अभी आपके पास कौन सा वीजा है? हाँ जी, अभी आपके पास कौन सा वीजा है? स्टूडेंट वीजा ही है। तो इतने अरसे से स्टूडेंट चल गया, तो अभी आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी नवंबर में होगी 7 साल की ना। जी हाँ। तो हमारा वीजा उससे पहले एक्सपायर हो रहा है, तो हमें उसके 7 ईयर तक वेट करना चाहिए या उससे पहले हम लगा सकते हैं उसके बेस पे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसमें आपका केस थोड़ा सा टेक्निकल है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कुछ भी ना करें, ओवर स्टे हो जाएं, उसके बाद आप नवंबर में अप्लाई करें, फिर भी आपको बच्चे की बेस पे स्टे मिल जाएगा। जब वो 7 साल की होगी फिर उसके बाद एप्लीकेशन करेगी। लेकिन इसमें जो आपके साथ नुकसान ये होगा कि आपका पिछला अरसा चला जाएगा, चूँकि आप 10 साल पूरे करने वाली हैं। इस वजह से आपको ख़र्चा काफ़ी आएगा। तो पहली एप्लीकेशन आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले ये एक कोई एप्लीकेशन करें टाइम बाय करने के लिए। इसमें आपको कुछ अरसा टाइम मिल जाएगा, तो उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप वेरी करें नवंबर से पहले। तो ये चांसेस हैं कि आपका खर्चा आएगा, लेकिन आपका स्टे बच्चे की बेस पे आगे हो जाएगा। तो फिर जब 10 साल पूरे करेंगे, जब यूके में आई थी 2009 में, तो इसका मतलब 2019 तक। इन ब्रीफ ये कि अगर आप लीगल तरीके से 2019 तक रह जाती हैं तो फिर आप 10 साल की बेस पे अप्लाई कर सकेंगे। वरना फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर ये गैप आ जाएगा दरमियान में, तो फिर आपको जो बच्चे की बेस पे स्टे मिलेगा, फिर जिस रोज़ स्टे मिलेगा वहाँ से 10 साल आपके शुरू होंगे। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा करके तो कोई केस जुलाई से पहले अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है और मुझे ना नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन ये कि मैं और मेरे हस्बैंड अब साथ नहीं रहते हैं। मैं और मेरे साथ 2 बच्चे हैं, तो क्या मैं नेशनैलिटी के लिए उनके खुद के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? आपका आए हुए कितना अरसा हो गया है? मुझे 6 साल हो गए। तो इंडेफिनिट स्टे आपको कैसे मिला? इंडेफिनिट स्टे आपको कब मिला था? मुझे इंडेफिनिट मेरे तकरीबन 7 महीने हो गए। वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिले 1 साल हो जाए, यानी 12 महीने हो जाएं, तो फिर आप हस्बैंड की हेल्प के बगैर ही एप्लीकेशन कर सकती हैं। तो वैसे जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिला था, अगर आपका हस्बैंड ब्रिटिश था तो आप डायरेक्टली नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती थी, लेकिन किसी वजह से आपने अप्लाई नहीं किया। अब दूसरा कानून ये है कि जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाए, उसके 1 साल के बाद आप हस्बैंड की हेल्प के बगैर अपने राइट के ऊपर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर 7वां हो गए तो इसका मतलब है आपको 5-1 महीने और रहना पड़ेगा, फिर 5 महीने के बाद हस्बैंड के हेल्प के बगैर आप अपने राइट के ऊपर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना कि हमने ना EEA फैमिली परमिट अप्लाई करना है, तो हमें कौन से पेपर्स चाहिए, कौन से फॉर्म चाहिए? आप किस बेस पे अप्लाई करना चाहती हैं? मुझे आए यहाँ पे 5 साल हो गए। तो फिर तो अभी कौन सा स्टेटस आपके पास? किसके? मेरे पास अभी यहाँ का वीजा ही था 5 साल का। विजिट वीजा? नो, EEA फैमिली वीजा, फैमिली मेंबर ऑफ वीजा। तो आपका वीजा 5 साल का मिला हुआ है? हाँ जी मिला हुआ, लेकिन मुझे आए हुए 5 साल हो गए हैं। वीजे में भी कुछ तो वीजा मिले कितना अरसा हो गया है? वीजा मिले तो मुझे सिर्फ 10 में मेरा खत्म हो जाना, 10 अक्टूबर में मेरा वीजा। तो आपके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं? हाँ जी, हस्बैंड पे। वो यहाँ काम करते रहे पिछले 5 साल से? हाँ जी, वो काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से। वो फुल टाइम काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट तो नहीं लिया है? नहीं लिया, उनके पास पुर्तगाल की नेशनलिटी है। उन्होंने अपना रेजिडेंट परमिट लिया है कि नहीं लिया है? नहीं, सिर्फ उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी यहाँ पे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि जब आपको यूके में आए हुए 5 साल पूरे हो जाएं तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके हस्बैंड ने रजिस्ट्रेशन अभी करवाई है, लेकिन वो पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा आदमी जो कि पिछले 5 साल से काम कर रहा है वो अब परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात आप ये हस्बैंड को कहें कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दें। तो आपको जब यूके में 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप अप्लीकेशन कर सकेंगे अपनी इंडेफिनिट के लिए। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैं आपसे पता करना है, जिसमें आज मैंने मेट्रो न्यूज़ में पढ़ा था कि वो थरीसा मैंने कहती है कि जो
5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं यूरोपियन, उन सबको हम स्टे यहाँ पे देंगे, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि फिर अगर जी आपकी कॉल का शुक्रिया। 2-3 कॉलर पहले भी इस बारे में पूछ चुके हैं, पहले भी पिछले प्रोग्राम में पता नहीं आप देखते रहे, हमने जिक्र किया था कि एक एमनेस्टी की बात चल रही थी यूरोपियन सिटीजन की, कि जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे एक एमनेस्टी दे दी जाए, चूँकि 30 लाख लोगों को अगर ये एमनेस्टी नहीं देंगे और उनके केस डील करेंगे और 65 पाउंड उसकी फ़ी है, तो ये होम ऑफिस वाले इसका मतलब आइंदा 6-7 साल तक यही काम करते रहेंगे, तो इसमें इनके मिलियंस पाउंड खर्चा आ जाएगा। लिहाजा उसको बचत करने के लिए इन्होंने यही बेहतर समझा कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए कोई एमनेस्टी करके उनको स्टे दे दिया जाए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इनके ये थी कि जो यूरोपियन सिटीजन यूके में 30 लाख हैं, जिसमें से 20 लाख हैं जो बेनिफिट्स के ऊपर हैं, बच्चों के साथ हैं, उनके लिए भी सोच रहे थे कि क्या करें, तो इस वजह से ये इन्होंने सोचा कि एक एमनेस्टी निकाल कर इनसे जान छुड़ाई जाए। तो मेरा अपना ख्याल है एमनेस्टी निकाल देंगे, तो जिसमें जो लोग यहाँ से रह रहे हैं पिछले 5-6 साल से उनको यहाँ पर इंडेफिनिट स्टे दे दिया जाएगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालिक साहब जुमातुल विदा मुबारक हो। जी थैंक यू। मैं पूछना सी, मेरे को 3 साल की डिस्कशन लीव है, तो मैं अपने बड़े भरा इत्थे बुला सकना स्पॉन्सर विजिट ते? तो तुसी काम कर रहे हो? ओदे वास्ते जी तुसी काम कर रहे हो? जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हां। तो बैंक दे विच कितने पैसे ने? बैंक विच तकरीबन 5-6 हज़ार पाउंड होना। तो भाई साहब की एज कितनी है? भाई साहब की एज 57। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਤੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਏਜ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇजना पेगा, तो फिर वो उठू अप्लाई करेंगे वीज़े के वास्ते। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं थोड़ी देर पहले कॉल की थी, मैंने ये पूछा कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा चाहिए इंडेफिनेट के लिए, जी और रिक्वायरमेंट क्या है थोड़ी सी बता दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से मशवरा कर लें, तो चूँकि ये फार्म में बड़ी आप किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई करें, उन्होंने 2-3 फार्म निकाल दें, तो आपको वकील पूरी बात सुन के बता देगा आप कौन सा फार्म इस्तेमाल कर सकती हैं। फ़ी आपसे एक ही लेंगे, लेकिन फार्म इतने डिफरेंट है, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील के जाकर मशवरा करके उनके थ्रू अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपना 10 साल का 10 ईयर वेस्ट मेरा लगा है वीज़ा इंडेफिनेट, पर मैं स्पाउस भी हूँ ब्रिटिश सिटीजन का, तो मैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपको इंडेफिनेट स्टे कब मिला है? मुझे अभी 3 मंथ हो गए। तो आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं? जी 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 आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको वेट नहीं करना था, जिस वक्त आपको इंडेफिनेट स्टे मिला था उसके नेक्स्ट डे आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो वेट करने की आपको ज़रूरत है। चूँकि इंग्लिश टेस्ट, लाइफ इन यूके टेस्ट आपने अप्लाई किया ऑलरेडी आपके पास है, तो आप मंडे को ही नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दें। आपने 3 महीने वैसे ही बर्बाद किए हैं, तो आपके लिए वेट करना ज़रूरी नहीं होता, फौरी तौर पर इंडेफिनेट स्टे के लिए इंडेफिनेट स्टे के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोबारा फ़ोन कर रही हूँ। मैंने अभी आपको फ़ोन किया था कि मुझे 7 महीने हो गए नेशनलिटी इंडेफिनेट स्टे मिले हुए। मुझे ये भी पूछना है साथ में कि क्या मेरा हस्बैंड मेरा वीज़ा कैंसिल करवा सकता है अभी भी, कि मेरे पास इंडेफिनेट स्टे है इस वक्त, क्योंकि अब हम साथ में नहीं रहते हैं, तो क्योंकि वो मुझे थोड़ा थ्रेट करता है कि वो मेरा वीज़ा कैंसिल करवा देगा, ये मुझे वापस भेज देगा, ऐसा कुछ हो सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपका कुछ भी नहीं कर सकता। एक दफ़ा इंडेफिनेट स्टे वीज़ा मिल जाए, ये कैंसिल नहीं होता। बिस आपके 2 बच्चे भी यहाँ पे, वो किसी भी सूरत अगर पूरी कोशिश भी करे तभी आपका इंडेफिनेट स्टे कैंसिल नहीं कर सकता है। तो आपको जो स्टे मिल गया है, तो 5 महीने के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, आपको नेशनलिटी अपने राइट के ऊपर मिल जाएगी। दूसरा आपके बच्चे भी हैं, कोई 1% चांस भी नहीं कि आपका वीज़ा कैंसिल करवा सके। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी मैं बल्फा से बात कर रहा हूँ, वैसे मेरा नाम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, मैंने आयरिश लड़की से शादी की हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी हमारा ये झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो मैं अभी अपनी वाइफ के साथ मतलब नहीं रह सकता। तो आपकी वाइफ कहाँ पे है? जी आपकी वाइफ कहाँ पे है अभी? आयरिश है, हम इधर बेलफास्ट में रहते हैं। नहीं, अभी कहाँ यूके में रह रही है?
जी जी, यूके में रह रहे हैं। तो आपकी शादी कब हुई थी? 3-4 साल हो गए, 4 साल पहले। तो वो यहाँ काम करती रही है? जी जी। उसे कितना अर्सा काम किया है? पार्ट टाइम जॉब करती रही है। फुल टाइम उसे काम नहीं किया है? नहीं जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका केस खासा कमज़ोर है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उसने फुल टाइम काम किया होता तो फिर उसमें चांसेस थे कि आप शादी के 3 साल के बाद अपने राइट के ऊपर को अप्लाई कर सकें, लेकिन चूंकि उसने फुल टाइम काम नहीं किया, आप उस कैटेगरी में नहीं आते। मैक्सिमम आपका ये हो सकता है आप बच्चों की बेस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें वीक पॉइंट ये है कि बच्चों की बेस पे अगर आपको परमिशन मिल भी जाती है तो आपको काम करने की परमिशन नहीं होगी। तो बहरहाल किसी वकील से आप मिलकर तो उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो नेचुरलाइजेशन के फॉर्म के अंदर जो रेफरी के जो डिटेल देनी पड़ती है, 2 रेफरी के, तो वो एक रेफरी ने बजाय ब्लैक इंक के बजाय ब्लू इंक से फॉर्म फिलअप किया है एक रेफरी ने, तो वो चलेगा या पूरा चेंज करना पड़ेगा? एक फॉर्म किसने, रेफरी ने कंप्लीट किया है? एक फॉर्म रेफरी ने, 2 रेफरी में से एक रेफरी ने ब्लू इंक से फॉर्म अपना पार्ट फिलअप किया है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लू इंक भी यूज़ कर सकता है, ब्लैक इंक भी यूज़ कर सकता है, तो आप वही फार्म भेज दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ मेक श्योर करें कि उसमें से जो 2 रेफरीज होती हैं, एक है प्रोफेशनल होना चाहिए, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, वो को होना चाहिए, एक प्रोफेशनल होना चाहिए। लेकिन अगर 2 कलर उन्होंने यूज़ किए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एप्लीकेशन फिर भी भेज दें, आपकी नेशनलिटी हो जाएगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास ना 3 साल का स्पाउस वीज़ा है, तो मैंने पूछना था कि इसके लिए इस वीज़े में मैं कितने अरसे के लिए आउट ऑफ कंट्री रह सकती हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप जाना चाहती हैं हॉलीडेज़ के ऊपर आप जा सकती हैं 2-4 वीक के लिए, लेकिन कोशिश करें कि 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा बाहर न रहें। अगर 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा बाहर रहेंगी या फिर आपकी आगे नेशनलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, तो कोशिश करें यही कोई 2-4 वीक जो हॉलीडेज़ के ऊपर जाती हैं ये जाएँ, लेकिन 3 महीने साल में 3 महीने से ज़्यादा आप बाहर नहीं रहना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, आज की मुलाकात बस इतनी। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी है तो अगले फ्राइडे को 7 बजे यहीं होगा। उस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।